नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। 24 के लोकसभा चुनाव की जंग आगे बढ़ते बढ़ते दिलचस्प मोड़ लेती जा रही है, जहां लंबे समय से अखिलेश यादव के चुनावी मैदान में कूदने पर आखिरकार विराम लग ही गया और अखिलेश ने कन्नौज की सीट से नामांकन दाखिल कर दिया, जिसके बाद कन्नौज की सीट अब यूपी की सबसे लोकप्रिय सीटों में से एक हो गई है, जहां 4 जून को आने वाले फैसले पर अब सबकी निगाहें टिकी रहने वाली हैं। वैसे तो दावे दोनों तरफ से जोरदार किए जा रहे हैं, मगर कन्नौज की जनता के मन में क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आज बात करेंगे अखिलेश के नामांकन और सुब्रत पाठक की चुनौती की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। राम गोपाल यादव और उनकी पार्टी सांप्रदायिक, जातिवाद और परिवारवाद की पाठशाला से निकली हुई है और ये विनाश की राजनीति करने वाले लोग हैं और ये लूट, आतंकवाद, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग। देश भर में आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग की धूम है। राजनीति की आईपीएल यानी इंडियन पॉलिटिक्स लीग में उत्तर प्रदेश के पहले चरण की वोटिंग के बाद लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। सियासत की पिच पर सुब्रत पाठक के सामने अब समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव उतरे हैं। अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से हुंकार भर दी है और बीजेपी के कद्दावर चेहरे सुब्रत पाठक के लिए मजबूत टक्कर दे रहे हैं। इससे पहले 3 बार अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी पेश की थी। समाजवादी पार्टी ने इससे पहले कन्नौज से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार घोषित किया था। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख से ठीक पहले भतीजे तेज प्रताप यादव का टिकट काटकर अखिलेश खुद मैदान में उतर गए। उम्मीदवार में बदलाव किया गया। अखिलेश यादव ने कन्नौज से नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और निवर्तमान सांसद सुब्रत पाठक ने भी इस सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। दोनों उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान पार्टियों की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया गया। नामांकन करने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि कन्नौज की जनता मुझे आशीर्वाद देगी। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से 80 हराओ बीजेपी हटाओ का नारा दिया है। देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। अरे सब आएंगे। अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं। और बात जब विरोधी खिलाड़ी की शॉट की हो तो उसका कैच लपकने के लिए सामने आई बीजेपी के कन्नौज से माहिर खिलाड़ी सुब्रत पाठक। देखो, हमने कहा था कि मैच रोचक होना चाहिए। अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में। अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। हम स्वाभाविक है, हमारी सोच भारतीय है हम लोग, और इनकी सोच पाकिस्तानी। पाकिस्तान माने कोई देश नहीं, पाकिस्तान माने एक सोच, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी, नफरत, लूट। तो ये इस प्रकार की सोच है, तभी तो माफिया के घर जाते हैं। जाहिर सी बात है, मुकाबला कड़ा है तो क्रिकेट मैच की तरह जैसे खिलाड़ियों के फैंस उनके सपोर्ट के लिए नारे लगाते हैं, वैसे ही यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी नेता अपर्णा यादव का कहना है कि अखिलेश यादव कुछ भी कर लें, लेकिन जीत मिलने वाली नहीं है। वहीं अखिलेश के पुराने साथी जयंत चौधरी ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। आदरणीय नेताजी यानी मुलायम सिंह जी, जो मेरे ससुर भी हैं, उनकी वजह से जो है बहुत सारी सीट्स सेफ मानी गई, क्योंकि उन्होंने अपने दम पे और अपने पीपल्स कनेक्ट की वजह से वो उस पे मेहनत करके उन सीट्स को बड़ा सेफगार्ड बनाया। पर उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्चस्व स्थापित किया है। कमल का फूल उन सीटों पर भी खिला है। तो मैं ये कहूँगी कि ये सारे जितने अलायंस वाले लोग हैं, इंडिया अलायंस वाले लोग, ये लोग अब यह तय कर चुके हैं कि मोदी जी को हमें अगर जो है हराना है या हमें जो है इस तरह से करना है कि जो है कहीं उनके मुकाबला हम कर सके, तो हमारी सीनियर लीडरशिप को उतरना पड़ेगा। प्रत्याशी बदल रही, स्टैंड बदल रही है, हार का डर उनके अंदर तक समा गया है और प्रदेश में कहीं से भी समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतने वाला नहीं है। 0 सीटें आने वाली है। कन्नौज, मैनपुरी सहित सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। अभी देखिए कब तक वो लड़ रहे हैं, हो सकता है कल परसों कोई और लड़ना शुरू कर दे, टिकट चेंज हो जाए।
फिलहाल मुकाबला कड़ा है, दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत के लिए खास रणनीति के साथ मैदान सजाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि सियासत की पिच पर कौन हिटमैन साबित होगा और कौन शून्य पर आउट होकर पवेलियन लौटेगा। इस मैच का फैसला 4 जून को आ जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि कन्नौज का स्कोर क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो जिस तरह से आखिरकार अब कन्नौज की सीट से अखिलेश यादव ने चुनावी ताल ठोक दी है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक की चुनौती, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुकाबला कन्नौज में एक तरफा होने वाला है। अब देखना यह होगा कि दोनों ही तरफ से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता के मन में कन्नौज की जनता किसकी ओर रहने वाली है, किसका साथ देने वाली है, इसके नतीजे तो 4 जून को ही पता चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, स्वागत करेंगे रत्नेश मिश्रा जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा डॉक्टर HN उपाध्याय जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। सपा विधायक हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक पिंटू तोमर जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका पिंटू जी। सबसे पहले रविदास मेहरोत्रा जी, आपके पास में आऊंगी। जिस तरह से अखिलेश यादव ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया और लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कन्नौज से मैदान में कौन, इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से चुनौती पर चुनौती बार बार समाजवादी पार्टी को दी जा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रतिपक्ष के नेता, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने आज कन्नौज से नामांकन दाखिल कर दिया है और ये एक तरफा लड़ाई है। बहुत भारी अंतर से अखिलेश यादव जी वहाँ चुनाव जीतेंगे। पहले उनके चुनाव लड़ने का वो नहीं था, उनका इच्छा थी कि पूरे प्रदेश भर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार करने का काम करेंगे। लेकिन कन्नौज की जनता ने उनसे अनुरोध किया कि आप सिर्फ नामांकन करा दीजिए और पूरे प्रदेश में आप दौरा करिए, बिना बाद यहाँ आए हुए आपको हम लोग वोट देंगे। तो कन्नौज की जनता के दबाव में, उनके कहने से अखिलेश यादव जी ने आज कन्नौज में अपना नामांकन दाखिल किया है और भारतीय जनता पार्टी आज ही वहाँ चुनाव हार गई है। बहुत भारी जन समर्थन आज वहाँ था, ठीक है जनता का सहयोग था और बड़ी संख्या में जनता वहाँ पर उमड़ी थी। रविदास जी, ठीक है, आपने यहाँ पर अखिलेश यादव के अब नामांकन का जिक्र किया है, लेकिन एक चीज पर भारत की जनता का ज्ञानवर्धन कीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा व्याप्त हो चुका है लंबे समय से। ऐसी क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी में बार बार, एक नहीं दो नहीं, कई सीटों पर बार बार प्रत्याशी बदले जाते हैं और उसके बाद सपा सुप्रीमो खुद ये तय नहीं कर पाते कि किस सीट से उन्हें मैदान में उतरना है। आखिरकार कन्नौज को लेकर फैसला जरूर हुआ है, लेकिन ये कंफ्यूजन, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट देने से पहले भी सर्वे कराया, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की इच्छा पूछी और टिकट दिया। लेकिन अगर कोई प्रत्याशी जो है उससे अच्छा प्रत्याशी मिल गया और जनता की, कार्यकर्ताओं की अखिलेश नहीं, तो ये आप बताइए कि तेज प्रताप यादव का ऑप्शन क्या अखिलेश यादव है क्या? अखिलेश यादव तो समाजवादी पार्टी परिवार तो एक ही है ना। प्रताप यादव जी का सुनिए, हम लोगों की पार्टी में सर्वसम्मत से, सर्वमान तरीके से टिकट चेंज होने का काम हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज कितनी सीटें हैं वहाँ नाम डिक्लेयर नहीं कर पाई। नहीं, तो फिर ये बता दीजिए कि ये किसका फैसला था कि रविदास जी, ठीक है, फिर आप ये बता दीजिए कि ये किसका फैसला था कि तेज प्रताप लड़ेंगे और एक दिन बाद वो फैसला बदल जाता है? ये भी फैसला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्हीं का था और अखिलेश यादव जी ने फैसला किया था, लेकिन अच्छा रविदास जी, तो इसका मतलब रात को सपना आया और सुबह टूट गया। सुन लीजिए, हाँ, पूरी बात सुन लीजिए, वो निर्णय भी उन्हीं का था और ये निर्णय उनका नहीं, जनता का निर्णय है। अच्छा, तो इसका मतलब है पहले आप जनता के साथ नहीं थे? तो इसका मतलब है पहले आप जनता की टोह लेने की कोशिश नहीं कर रहे थे? नहीं, जनता के साथ थे। या फिर तेज प्रताप को लेकर कन्नौज में विरोधी सुर उठने लगे थे, क्या वजह है?
नहीं हाँ। तेज प्रताप सिंह जी ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि अखिलेश जी चुनाव लड़े। या लगा आपको जनता कि सुब्रत की पाठक के आगे कार्यकर्ताओं सीट की- नहीं निकाल पाएंगे आप, रविदास जी? सुब्रत पाठक जी चुनाव बहुत भयंकर वोट से हारेंगे और उनकी जीत हार का बहुत लंबे वोटों से वो हार रहे हैं चुनाव। दूसरी बात ये है कि जनता की भावनाओं को देखना पड़ता है। जनता की भावनाएं ये हुई, अच्छा ठीक है, कार्यकर्ताओं आती हूँ मैं की आपके पास भावनाएं हुई में, आती हूँ मैं आपके पास कि में रविदास जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, रविदास जी वापस तो आती हूँ आपके राष्ट्रीय पास। चुनाव लड़ रहे हैं। रविदास जी आती हूँ आपके पास में। रत्नेश जी, आप तो बहुत चुनौती दे रहे थे, बीजेपी के सुब्रत पाठक लगातार ललकारते हुए नजर आ रहे थे, अब तो दोनों लड़ाके मैदान में हैं। प्रियंका जी, आपको और सभी साथियों को और देश की सम्मानित जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय जय सीताराम। देखिए, अखिलेश जी बार बार प्रत्याशी बदल रहे हैं। अखिलेश जी अपनी भूमिका नहीं तय कर पा रहे हैं कि उनको करना क्या है। अखिलेश जी जब विधानसभा का चुनाव होता है तो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। मतलब वो पूरी तरह से संशय की स्थिति में है, वो अपनी भूमिका को लेकर कंफ्यूज है। अब वो कुछ भी कर लें, देश की जनता और प्रदेश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है। हमने तो कहीं प्रत्याशी नहीं बदला, हमारे प्रत्याशी सुब्रत पाठक जी हैं। नहीं, लेकिन रत्नेश जी आप ही ने पहले चुनौती दी और उसके बाद आपके यहाँ भी तो मुख्यमंत्री सांसद का चुनाव लड़ता है, तो फिर आपको तकलीफ किस बात की है? प्रियंका जी हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होता। एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी के सांसद के समक्ष आकर चुनाव लड़ रहा है। और आप जब सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़वाते हैं तब, रत्नेश जी? अरे मैडम, जवाब तो सुन लो। अगर इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ लड़ते, हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने लड़ते, हमारे किसी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के सामने लड़ते, ठीक है रविदास जी जवाब दीजिएगा इसका। सामने लड़ते, रविदास जी इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, हमको इनसे पूछना है कि कैसरगंज में जो प्रत्याशी भाजपा के थे ब्रजभूषण सिंह, उनका टिकट तय हुआ कि नहीं हुआ? आप टिकट घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं? जब पूरे देश के अंदर जो महिला पहलवान थी उन लोगों ने धरना दिया, आंदोलन किया और महिलाओं के साथ दुराचार करने का काम किया, पत्रकारों का अपमान करने का काम किया, तो कैसरगंज के प्रत्याशी जो हैं वो हैं कि नहीं? अभी वो प्रत्याशी है कैसरगंज का? जवाब देता हूँ। देखिए, पहली बात तो देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं माननीय अखिलेश यादव जी का नाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और जो कुछ ये बयान दे रहे हैं ये इनकी हार का बौखलाहट का बयान है। आपका जवाब। बहुत भारी अंतर से सपा वहां चुनाव जीतेगी और उत्तर प्रदेश भर में अखिलेश जी के लड़ने से हवा बहुत तेज होगी। कार्यकर्ताओं की इच्छा है। अच्छा ठीक है रविदास जी, जवाब तो सुन लीजिए। सरकार बनने के सवाल पूछा, जवाब तो सुन लीजिए। रत्नेश जी देश के अगले प्रधानमंत्री हों। ठीक, अच्छा प्रधानमंत्री भी ठीक है, आपके पास आती हूँ मैं, आपके पास आती हूँ मैं इस बात को लेकर। रत्नेश जी जवाब दीजिएगा। जी प्रियंका जी, पहली बात तो रविदास मेहरोजा जी न्यायपालिका नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति को तब तक किसी अपराध का अपराधी नहीं घोषित कर सकते जब तक न्यायपालिका उसे दंडित न कर दे। हमारी पार्टी के सांसद ब्रजभूषण सिंह जी के ऊपर आरोप लगे हैं, न्यायपालिका ने उनको दंडित नहीं किया है। ये लोग किस मुंह से बोलते हैं? इनकी पार्टी के अलायंस के साथी लालू प्रसाद यादव न्यायालय से दंडित है भ्रष्टाचार के मामले में, जेल की सजा काट कर रहे हैं। न्यायालय ने उनको जेल भेजा है और ये लोग भ्रष्टाचार और नैतिकता का ज्ञान दे रहे हैं बैठकर। ये लोग ज्ञान देंगे बैठकर हमको। इनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, इनके तमाम विधायकों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। अरे ठीक है रत्नेश जी, लेकिन ठीक है आती हूँ मैं आपके पास में, लेकिन आपके ब्रजभूषण जी अभी भी 99.9% की दावेदारी कर रहे हैं। खैर इस पर मैं बाद में आती हूँ। उपाध्याय जी, डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। उपाध्याय जी, रविदास जी तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के दावेदार है। रविदास जी मौका दीजिएगा, थोड़ा आती हूँ मैं। रविदास जी, अरे मुझे मौका दीजिए। एच.एन. उपाध्याय, रविदास जी आती हूँ मैं आपके पास। एच.एन. उपाध्याय जी, दिखा दिया कि भारतीय जनता अखिलेश यादव को रविदास मेहरोत्रा जी भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। अब तो राहुल गांधी अमेठी और वायनाड 2 जगह से हैं, तय हो गया क्या आप लोगों का? सुनिए, पहली बात का जवाब सुनिए। जो इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, हर घटक दल के जो है प्रमुख नेता को अपने जो है उनके समर्थन। अरे रविदास जी, आप भी तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री होंगे।
उसका सुनिए हमारी बात, प्रधानमंत्री के दावेदार हर घटक दल के कार्यकर्ता, विधायक, सांसद सब मानने में कोई रोक नहीं है। हर नेता को अपना अपना मानना अच्छा, है। तो फिर क्या प्रधानमंत्री जिस तरह से 5 प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, उस फॉर्मूले में वाकई में बात चल रही है? एक साल में एक प्रधानमंत्री? नहीं, इंडिया गठबंधन जब चुनाव जीत जाएगी। अरे तो आप बता रहे हैं हर घटक दल का होगा, वो अखिलेश को प्रधानमंत्री साफ तौर पर डिबेट में मान रहे हैं। हर घटक का होगा नहीं, उसके समर्थक मान सकते हैं, उसको किसी प्रकार का कोई रोक थोड़ी है। तो हमारा जब इंडिया गठबंधन जीत जाएगी, लोकसभा चुनाव के 4 दिन के बाद तब निर्णय होगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। अच्छा, दूसरी बात रह गई जी, नहीं तो कहीं राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के बैनर लगते हैं। रविदास जी बता रहे हैं अखिलेश यादव प्रधानमंत्री होंगे, ममता बनर्जी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बता रही थी, अरविंद केजरीवाल को भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जाता है। हाँ, आपने पूरी बात सुनी नहीं। प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री जो सांसद जीत जाएंगे वो तय करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो। अरे तो आपने तो अभी बोला ना भावी प्रधानमंत्री होंगे। जीतेंगे लोकतंत्र में। अरे रविदास जी, अभी आपने बोला कि नहीं बोला कि भावी प्रधानमंत्री होंगे? हाँ, मेरी बात सुन लीजिए। जो मैंने कहा है कि लोकतंत्र में जो सांसद चुनाव जीते हैं वो तय करते हैं प्रधानमंत्री कौन हो। हमारी इच्छा है कि अखिलेश यादव जी। अरे आपकी इंडिया गठबंधन की बैठक में रविदास जी संयोजक नहीं तय हो पाया, नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया इतनी चर्चाओं के बाद, और अब प्रधानमंत्री पे आप कह रहे हैं कि सबकी सहमति मिल जाएगी। पिंटू तोमर जी, हाँ, नहीं प्रियंका जी, सबकी सहमति से जो सांसद चुन करके आते हैं लोकतंत्र में, जो सांसद चुन करके आते हैं वो तय करते हैं कि देश का अच्छा आपकी इच्छा है, ठीक है। इच्छा तो फिर आपके इंडिया गठबंधन के हर दल के समर्थकों की होगी ना। पिंटू जी, इच्छा तो होती है, इच्छा होती है, लेकिन वो तो चुनाव के बाद सारे एमपी तय करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो। भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही है, भारतीय जनता पार्टी में तय पहले हो गया है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी में केवल तानाशाही है। अरे तो वो तो इसलिए है ना क्योंकि आपको नेता नहीं मिल रहा है। इंदिरा गांधी थी तो आप इंदिरा गांधी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ते थे क्या? राजीव गांधी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ते थे क्या? पिंटू तोमर जी, चेहरे पर चेहरा होगा तो चुनाव लड़ेंगे ना आप। लेकिन हमारी इच्छा होती है। ठीक है रविदास मेहरोत्रा जी, आती हूँ मैं आपके पास में। पिंटू तोमर जी हमारे साथ बने हुए, ठीक है, जीत करके आएंगे। ठीक है रविदास मेहरोत्रा जी, आती हूँ मैं आपके पास, वापस लौट कर आती हूँ। पिंटू तोमर जी, क्या लगता है आपको? इच्छा उपाध्याय जी भी जता रहे हैं, इच्छा मेहरोत्रा जी भी बता रहे हैं, और इच्छाएं न जाने और किसके किसके मन में होगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जिस तरह से आज बैतूल में भाषण देते हुए उन्होंने कहा है कि खबर है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। क्या लगता है आपको? देखिए, इंडिया गठबंधन जब से बना है और उसकी जब से बैठक शुरू हुई है तो कई बार खुद अखिलेश यादव ने सामने आके ये कहा है कि उनका प्रधानमंत्री बनने का कोई मन नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, वो जूनियर है और अभी उनसे सीनियर लोग काफी बड़े हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, बैतूल में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने तंज कसा है वो राजनीतिक बात है। इसको लेकर जब सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तब भी 5.5 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी तंज कसा करती थी। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अखिलेश यादव जो कन्नौज से आज नामांकन किया है तो इसके बाद कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के 2 बड़े नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे प्रेशर बना है उनको अमेठी और रायबरेली दोनों से नामांकन करने का, चुनाव लड़ने का। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने की है कि इस बार ना तो कन्नौज, ना अमेठी, ना रायबरेली, ये तीनों इन तीनों नेताओं के लिए ना तो आसान रहेगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की भी यही मंशा रही होगी कि ये तीनों यहाँ चुनाव लड़े जिससे वो यहाँ इनको फास्ट के रख सके, अपने ज्यादा से ज्यादा नेता यहाँ पे लगा सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा समय इस क्षेत्र में दे। उसके पीछे मैं आपको कारण बता देता हूँ। 2019 का अगर हम चुनाव देखें तो डिम्पल यादव कन्नौज से हारी थी और डिम्पल यादव हो या अखिलेश हो बराबर ही बात है, कोई समाजवादी पार्टी का अन्य चेहरा नहीं था। इसके अलावा अमेठी से राहुल गांधी हारे थे, 50,000 के करीब वोटों से हारे थे। जिस तरीके से कन्नौज में 5 विधानसभा है वहाँ 4 पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, 1 पे समाजवादी पार्टी है। तो अखिलेश यादव को निश्चित रूप से कन्नौज में मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं अगर हम अमेठी की बात करें तो वहाँ भी 3 विधानसभा है जो भारतीय जनता पार्टी के पास है और 2 समाजवादी पार्टी के पास है। तो तीनों नेताओं को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि बड़े नेता हैं, इनका अपना खुद का कुछ वोट बैंक होता है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जहां से दूसरा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार शुरू करेगा वहां इनका कुछ अपना वोट बैंक होता है, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी की भी यही मंशा रही होगी कि ये तीनों नेता लड़े, जिसकी वजह से इनको कहीं और प्रचार में ना जाना पड़े और इनको यहाँ फंसा के रखा जाए। रत्नेश जी जवाब दीजिएगा, क्या यही रणनीति है? उपाध्याय जी आती हूँ आपके पास में। जी रत्नेश जी। देखिए प्रियंका जी, अभी मैं जब कांग्रेस और सपा के प्रतिनिधियों को यहाँ देख रहा था तो आपने देखा कि इनके गठबंधन के दो बड़े दल और दोनों में प्रधानमंत्री पद को लेकर कैसी राड़ मची है। सपा अखिलेश को बना रही है, कांग्रेस राहुल को बना रही है। शुक्र है आरजेडी वाले नहीं है, नहीं तो तेजस्वी को बनाते। आपके पैनल में डीएमके वाले नहीं है, नहीं तो स्टालिन को बनाते। आपके पैनल में आप वाले नहीं है, नहीं तो केजरीवाल को बनाते। आपके पैनल में टीएमसी वाले नहीं है तो ममता बनर्जी को बनाते जी। तो हर पैनल का हर प्रवक्ता अपने अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाता। ये जनता जानती है कि आप मूर्ख बना रहे हैं केवल, क्योंकि सबका लक्ष्य प्रधानमंत्री बनना है। जो गठबंधन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर सकता, एक उसका संयोजक डिक्लेयर नहीं कर सकता। उपाध्याय जी जवाब दीजिएगा। क्या मेरा एक पॉइंट और है। और जहां तक रही पिंटू जी की बात, तो मैं फिर कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी कंफ्यूज है। अब वो जब लोकसभा में चले जाएंगे, ठीक है, आती हूँ। उपाध्याय जी जवाब दीजिएगा पहले। नहीं, नेता प्रतिपक्ष खाली हो जाएगा, फिर ये विधानसभा चुनाव जाएंगे। आपको काम करना पड़ेगा जनता के बीच में। विधानसभा प्रियंका जी खेलने से आप जब गठबंधन की सरकार नहीं बनी थी, हमारे नरसिम्हा राव जी निश्चित प्रधानमंत्री ने चुनाव के बाद बनकर आए। 77 में मोरारजी देसाई के साथ तीनों लोगों ने सरकार बनाई, मोरारजी प्रधानमंत्री बने थे। ये जनसंघ के लोग, जनता पार्टी के साथ कई गठबंधन के लोग चुनाव लड़े थे। ये ठीक है, तो ये नहीं है हर घटक से लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के छतरी के नीचे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी, गरीबों जनता की सरकार बनेगी। और कांग्रेस पार्टी के जो न्याय पत्र है उसमें जो घोषणाएं की गई है उसको हम पूरा करने के लिए सरकार बनाएंगे। और चुनाव जीतने के बाद जब लोग मिलजुल कर नेता को प्रधानमंत्री बनाएगा, जो सबसे उचित सबसे अनुभवी होगा। अरे लेकिन उपाध्याय जी, गठबंधन की आप बात करें, गठबंधन की सरकारें पहले भी रही हैं, लेकिन आप खुद बता दें, जब आपके तमाम गठबंधन के घटक दल मिलकर एक संयोजक तय नहीं कर पाए तो फिर कैसे आप प्रधानमंत्री पर सहमति बना पाएंगे? अरे मैडम, संयोजक क्या होने जब उसमें जो है और पदाधिकारी जानकारी कर लीजिए कि इंडिया गठबंधन के संयोजक खड़गे जी हैं। ठीक है, हम लोग टिकट कैसे बात किए, ऐसे महाराष्ट्र में और बिहार में सब जगह टिकट बच गया, नहीं बच गया। यहाँ उनसे तो टिकट बचा, टिकट वापस कर दिया लोगों ने। हमारे यहाँ गठबंधन में अंतिम समय में कम से कम जनता की मांग को ध्यान में रखकर, उस क्षेत्र की जनता को आवाज में ध्यान में रखकर अंतिम समय पर जो उचित व्यक्ति है उसको टिकट बदल कर चुनाव नामांकन किया जा रहा है। आप यहाँ से तो लोग वापस। ठीक है रविदास जी, आती हूँ मैं आपके पास में। रविदास जी, आपका कहना था कि इंडिया गठबंधन के संयोजक खड़गे जी हैं। पहले तो लालू प्रसाद थे, सारी मेहनत उन्होंने की, सबको साथ लाए, और उसके बाद लालू के नाम पर आप सहमति नहीं नीतीश जी माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार के नाम पर आप सहमति नहीं बना पाए। मजबूरी में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता बनर्जी और तमाम लोगों को देना पड़ा केजरीवाल के बाद। तो आप खुद बताइए, नीतीश कुमार खुद इस बात से आहत होकर आखिरकार एनडीए में वापस लौट आए और फिर आप कह रहे हैं आप प्रधानमंत्री तय कर लेंगे। देखिए, मेरा कहना यह है कि हमारे इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो सांसद चुनाव जीत के आते हैं वो तय करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। जितने सांसद जीत करके आएंगे वो तय करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। अरे तो आपके इंडिया गठबंधन के लोकतंत्र में आप नीतीश कुमार को बचा के नहीं रख पाए। देखिए, नीतीश कुमार चले गए भाजपा में, वो सीबीआई से ईडी डर गए। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है मुख्यमंत्रियों को जेल भेज रही है। तो जब आपके साथ मिलकर तमाम दलों को जोड़ते हुए नजर आ रहे थे, मीटिंग करते हुए नजर आ रहे थे, तब आपको इस बात का अंदेशा नहीं था? सुनिए, अगर नीतीश कुमार होते इंडिया गठबंधन में तो भी जेल में होते आज, इसलिए जेल से वो डर गए। अरे उन्होंने तो आरोप लगाया था कि मेहनत सारी उन्होंने की और उसके बाद कांग्रेस बाद में फायदा लेना चाह रही थी। उपाध्याय जी, उन्होंने तो सीधा आप पर आरोप लगाया है कि मेहनत उन्होंने की, जोड़ने जुटाने की, और उसके बाद जब अधिकार की बात आई, ज्यादा सीटें लेने की बात आई तो आप आगे नजर के आ रहे थे। और दूसरी बात, नीतीश कुमार को आगे आपने आने ही नहीं दिया, आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तय हुआ।
प्रियंका जी, नीतीश कुमार जी जो थे हमारे तरफ, तो उनको बहुत महत्व मिल रहा था। प्रमुख आगे के पत्ती के नेताओं में थे आदरणीय अरे वाह उपाध्याय जी, ये कैसा महत्व है कि काम करे कोई और उसके बाद पद के लिए आपको किसी और को ढूंढना पड़े। पिंटू तोमर जी, उपाध्याय जी कह रहे नीतीश कुमार को बहुत महत्व मिल रहा था, क्या आपको लग रहा है ऐसा हुआ है? अगर ऐसा होता तो इंडिया गठबंधन छोड़कर क्यों गए? अरे मैडम, जीवित है तो ये मानना पड़ेगा कि इसमें कहीं ना कहीं नीतीश बाबू की मेहनत है, उनकी दूरदर्शिता की सोच थी, लेकिन वो ऐसा क्यों चाहते थे कि इंडिया गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन बने, चुनाव लड़ सके। आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लगाई थी, उस दौरान बहुत संपर्क हुई थी और इंदिरा गांधी को खुद राजनारायण ने हराया था और रायबरेली से जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो नीतीश बाबू का जो एक सोच थी वो बहुत अच्छी सोच थी। हर क्षेत्रीय पार्टी को, जैसे उत्तर प्रदेश में सपा, कांग्रेस और बसपा को लेके, इसी तरीके से अगर हम साउथ में चले जाएं तो डीएमके, एआईटीएमके को लेकर चलना चाहते थे। दूरदर्शिता सोच थी, लेकिन वो ये चाहते थे कि उनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया जाए। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार से बढ़िया नाम प्रधानमंत्री के लिए और कोई नहीं था जिसपे सर्वमान्य हो सकती थी भारत की जनता भी। उपाध्याय जी जवाब दीजिएगा। ऐसा है मैडम, आप तो अभी भी हम वही बात कह रहे हैं ना कि चुनाव जीतने के बाद, जैसा कि आदरणीय रविदास जी ने कहा, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक दल के नेताओं का चयन होता है चुनाव जीतने के। और आदरणीय जो है नीतीश कुमार जी तो कहे थे कि हमको सत्ता का, हमको पद का कोई लालच नहीं है, मैं आया हूँ जो है ये तानाशाही सरकार को फेंकने के लिए, जो तथा कभी चले गए जिसके साथ मोदी जी के सरकार को फेंकने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए हमारे साथ आए थे। उन्होंने कहा मुझे पद का कोई लालच नहीं है। ऐसा एक क्या हो गया जो चले गए? कौन सी ईडी सीबीआई आदि का डर उनको सताने लगा? कौन सा उनका कमजोर पकड़ लिया मोदी जी और अमित शाह जी ने? तो वही जाने और बीजेपी जाने। और हमारे यहाँ जो जितने मजबूत व्यक्ति थे, जितने हमारे गठबंधन के मजबूत विचारधारा के आदमी थे, समान विचारधारा के, तो सब लोग हैं, सब लोग मेहनत से लगे और इंडिया गठबंधन को काम करेंगे। उपाध्याय जी का कहना है कि समान विचारधारा के लोग काम कर रहे हैं, यानी कि नीतीश कुमार दूसरी विचारधारा के थे क्या? जवाब दीजिएगा। महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना भी समान विचारधारा की थी, जो इनसे छूट के चली गई। बसपा के लिए बहुत कोशिश करी उत्तर प्रदेश में, वो इनसे छूट के चली गई। डीएमके के साथ बेशक इनका गठबंधन है, लेकिन एआईएम डीएमके के साथ ये गठबंधन चाहते थे, वो उनसे छूट के चली गई। टीएमसी भी समान विचारधारा की थी, वो भी छूट के चली गई। कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि ऐसा कांग्रेस को आत्मचिंतन करना होगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जहां गठबंधन किया वहां से इनको जो है निराशा हाथ लगी है। महाराष्ट्र में मुझे लगता है और बिहार में जो कांग्रेस को जिस तरीके से झटका लगा है। ठीक है पिंटू जी। उपाध्याय जी बहुत छोटा सा कमेंट, समय नहीं मेरे पास। मैडम, अजीत पवार जी क्या इनके विचारधारा के थे? छगन भुजबल आदि लोग इनके विचारधारा के थे? तोड़ के कैसे चले गए? एकनाथ शिंदे इनके विचारधारा के थे? जब हमारी सरकार कांग्रेस से मिलकर बनाए थे तो विचारधारा बदल गई। विचारधारा व्यक्ति का बदलती रहती है। अरे तो फिर वो तो फिर आपकी पार्टी में भी आते हैं, तो आप कहते हैं राजनीति में तो दल बदल लगा ही रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का, समय नहीं है उपाध्याय जी, समय मेरे पास नहीं है। डॉक्टर एचएन उपाध्याय जी, रविदास मेहरोत्रा जी, रत्नेश जी और पिंटू तोमर जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जंग अब धीरे धीरे और दिलचस्प होती जा रही है, कन्नौज से जिस तरह से सपा सुप्रीमो ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और नामांकन दाखिल करने के बाद कन्नौज की सीट के नतीजे का इंतजार अब आने वाले समय में सभी को होने वाला है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या अखिलेश इस कसौटी पर खरे उतर पाते हैं, डिंपल की हार की रार का बदला ले पाते हैं, या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल कन्नौज में खिलता है। ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।